नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। वक्फ संशोधन कानून पर जो तमाम याचिकाएं उसके खिलाफ दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, आज उन पर सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच उस पर सुनवाई करेगी। उसमें इस कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए थे। ये कहकर इसके खिलाफ याचिका दायर की गई है कि इस कानून में संविधान के तमाम प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। संविधान के तमाम जो दिए गए हैं मौलिक अधिकार, कई मौलिक अधिकारों का इसमें उल्लंघन किया गया है और इसकी प्रक्रिया भी, जिस तरीके से इसको पारित किया गया है तो उसमें संवैधानिक प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया है। तो बहुत सारे ग्राउंड्स पर इसको चुनौती दी गई है। बहुत सारी याचिकाएं थी, करीब 70 के करीब याचिकाएं थी। उन सभी याचिकाओं को एक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की तारीख 5 मई रखी थी। अब आज इस पर सुनवाई होनी है। उसको लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं जिन लोगों ने याचिकाएं दाखिल की थी, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि जिन ग्राउंड्स पर, जिन जो पॉइंट्स हैं इस कानून के, जिन पर आपत्ति है, सुप्रीम कोर्ट उनको गंभीरता से ले रहा है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इस वक्फ बोर्ड है उनमें गैर मुस्लिमों की नियुक्ति को लेकर, हालांकि बहुत सारे जो प्रावधान जिन पर आपत्ति थी उनको तत्काल लागू करने के लिए रोका सुप्रीम कोर्ट ने और सहमति जताई सरकार के वकील ने कि अभी इसको नोटिफाई नहीं किया जाएगा, अब उसकी सुनवाई होगी, उसके बाद इस पर फैसला होगा। इधर अभी जो एक एफिडेविट जमा किया है सरकार ने, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि वक्फ की संपत्तियों को लेकर जो हलफनामा दायर किया है सरकार ने, वो उसमें बहुत सारे तथ्य जो हैं गलत हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उस पर आपत्ति जताई है और इस सारे मामलों की सुनवाई होगी। कितनी उम्मीदें हैं जो इन ग्राउंड्स पर उसको चुनौती दी गई है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, उनको कितनी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में उनके साथ न्याय होगा और इस मुद्दे पर वक्फ संशोधन कानून रद्द किया जाएगा जो उनकी डिमांड है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन मामला जो एफिडेविट को लेकर है, इस पर भी सरकार घिरी नजर आ रही है, क्योंकि वक्फ की संपत्तियों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, ऐसा कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। तो ये एक और नया मामला इसमें अमलेंदु जी आ गया है। और लगातार जिस तरह से सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी मांग की है कि जिन्होंने ये आंकड़े दिए हैं सरकार की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट में ये दाखिल किए गए हैं। तो एक नया ये मामला आया है जिस पर सरकार घिरी नजर आ रही है। कानून को लेकर तो खैर एक अलग मसला ही है, उसको तो चुनौती दी गई है। हाँ बिल्कुल, कानून को चुनौती दी गई है और सरकार काफ़ी ज़्यादा घिरी हुई नजर आ रही है। एक तो समझिए 1332 पेजों का हलफनामा जो है वो सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है और उसमें जो बातें कही गई हैं उसमें ये कहा गया है कि ये एक तरीके से मतलब ये कहा गया है कि कानून जो है बिल्कुल सही है और जो आंकड़े जो हैं उन पर सवाल उठाए गए हैं, ये जो है सरकार की तरफ से। और ये दावा किया गया है कि कानून में 2013 के संशोधन के बाद वक्फ भूमि में 20 लाख एकड़ की बढ़ोतरी हुई है। प्राइवेट और सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए वक्फ प्रावधानों के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया गया है हलफनामे में। इसी को लेकर जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसने जवाबी हलफनामा भी दायर किया और जवाबी हलफनामे में केंद्र सरकार की उससे दायर हलफनामे में दिए गए आंकड़ों पर उसने सवाल उठाए हैं और अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है। बहुत बड़ी बात कही है और साफ तौर पर कह दिया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कि हम इसको तब तक आंदोलन हमारा चलेगा जब तक कि ये पूरी तरीके से वापस नहीं हो जाता है। वो ट्वीट किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, अगर आप पढ़ के बता देंगे तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पर एक ट्वीट किया है। आज उसकी जो सुनवाई हो रही है और जो हलफनामा सरकार की ओर से दायर किया गया है उसमें लिखा है कि वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला एक महत्वपूर्ण कदम था। हालांकि जब तक सरकार के सभी संशोधन वापस नहीं हो जाते हमारा संघर्ष जारी रहेगा, क्योंकि सरकार द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधन विवादास्पद हैं और मुसलमानों के हितों के खिलाफ हैं। हम आशा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय से संवैधानिक वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर पूर्णतः रोक लगाकर न्याय को कायम रखेगी। क्योंकि ये जो याचिकाएं दायर की गई हैं इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट पूरे के पूरे कानून को एक संवैधानिक घोषित करे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधानों का, जो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों के प्रावधान हैं, उनका उल्लंघन किया गया है और ताक पर रखकर
उनको ये कानून बनाया गया है। जेपीसी की बैठक भी, जेपीसी बनाई गई इस कानून पर पुनर्विचार के लिए, उसमें भी विपक्ष की बातों को नहीं सुना गया और पूरी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। इसको जिस तरीके से पास कराया गया है संसद के दोनों सदनों से, तो कई तरह के इस पर आपत्तियां हैं। इस कानून को लेकर, उसकी प्रक्रिया को लेकर भी आपत्ति है और जिस तरह से उसमें कानून के जो संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन कर रहा है वो भी है। तो इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ये उम्मीद है और तमाम मुस्लिम संगठनों को लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन भी चल रहे हैं। हालांकि पहलगाम की घटना के बाद 3 दिनों तक जो इसके खिलाफ प्रदर्शन थे उनको सस्पेंड कर रखा गया था, लेकिन उसके बाद फिर से ये प्रदर्शन और विरोध लगातार जारी है और इधर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो रही है। एक बार सुनेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर और शिया धर्मगुरु जो हैं मौलाना फिरंगी महली को, उनको सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। और इसको लेकर पूरा का पूरा जो मुस्लिम समुदाय है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बैनर तले वो इसका विरोध कर रहे हैं लगातार। तो मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली को सुनते हैं क्या कह रहे हैं, क्यों उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में फैसला देगा। Today it is expected that the Supreme Court will hear the case related to the Waqf Amendment Act 2025, and in the last hearing which was held on the 17th April, the Honorable Court have asked the government to file their rejoinder and file their answers. So the Personal Law Board is of the view that these amendments made in the Waqf Act are basically against the right to equality and prohibition on ground of prohibition of discrimination on ground of religion, sex, caste or place of birth, and these amendments are also against his right to freedom of religion, right to manage religious properties and religious affairs, and right to property. So on these तो यही कह रहे हैं मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली की बहुत सारे प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, जिसमें जो अल्पसंख्यकों को मिले हुए अधिकार हैं, समानता का अधिकार है और भी कई तरह के अधिकार हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, उनका उल्लंघन इसमें किया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसको खारिज कर देगा और यही मांग की गई है इस जो याचिकाएं दायर की गई हैं इसके खिलाफ। ये याचिकाएं न सिर्फ मुस्लिम संगठनों की ओर से दायर की गई हैं, बल्कि कांग्रेस पार्टी समेत तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी ओर से भी दायर की गई है, जिसमें आरजेडी भी है, समाजवादी पार्टी भी है, डीएमके है, वामपंथी पार्टियां हैं। तो एक तरह से ये पूरा का पूरा विपक्ष और मुस्लिम संगठन, इन सब की याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में हैं, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। और ये बहुत सारे ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर चुनौती दी गई है और माना जा रहा है कि इस आधार पर निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को असंवैधानिक करार देगा, क्योंकि इस कानून की संवैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट के तमाम वरिष्ठ वकील भी सवाल उठा चुके हैं और वो बता चुके हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल ठहर नहीं पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस कानून को बनाया गया है उसमें तमाम संवैधानिक प्रावधानों को ताक पर रख दिया गया है, उनको दरकिनार किया गया है। उसको देखते हुए ये कहीं से भी सुप्रीम कोर्ट में ठहरने वाला नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये ठहरने वाला नहीं है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और ये एक महत्वपूर्ण बात समझिए यहाँ भी ये कि जस्टिस संजीव खन्ना जो सीजेआई हैं वो इसी हफ्ते रिटायर भी हो रहे हैं। तो आज जहाँ तक लगता है कि कोई ना कोई फैसला बड़ा इस पे आएगा। 2 बजे से सुनवाई है और तब हम लोग इसको लाइव इसको बताएंगे भी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है, क्या क्या बहस हो रही है। और आज इस पे कोई बड़ा फैसला दोपहर 2 बजे आ सकता है। बीजेपी में साफ तौर पे घबराहट देखी जा रही है सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए, चूँकि जो जिस तरीके से हलफनामा दाखिल किया गया है और हलफनामा दाखिल जो किया गया उसमें बहुत सारी बातें जो कही हैं केंद्र सरकार की तरफ से कही गई हैं, उससे साफ मालूम पड़ता है कि बीजेपी में इसको लेकर बेचैनी है कि सुप्रीम कोर्ट इस कानून को निरस्त कर सकता है। तो अब बहुत सारे सवाल जो है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी उठाए हैं इसको लेकर कि सरकार ने हलफनामा दाखिल किया वो किस तरीके से गलत है और हलफनामे में जो तथ्य दिए गए हैं वो गुमराह करने वाले हैं। ये साफ तौर पर कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह भी कहा है कि जिन अधिकारियों ने हलफनामा तैयार करवाया है उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। लेकिन इसको लेकर एक बेचैनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में साफ तौर पर देखी जा रही है और लगातार ये कहा जा रहा है कि साहब ये कानून
अब जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है, मतलब केंद्र सरकार पहुंची है और हलफनामा जो दिया है, उसका कहना है कि साहब 2013 में जो संशोधन हुआ था उसके बाद कब्जे बढ़ गए वक्फ बोर्ड के। सिर्फ एक दलील जो ये पहुंची है, तो इस दलील के आधार पे मुझे नहीं लगता समीर जी कि अदालत ये स्वीकार कर ली कि इस दलील के आधार पर आप गैर मुसलमानों को आप उसमें शामिल कर दें। जी हाँ। और जबकि जो इंटरिम आदेश दिया जा रहा था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसमें साफ तौर पर यह था कि आप इसमें शामिल नहीं करेंगे। और फिर बाद में अगले दिन सरकार जब पहुंची तो सरकार ने कहा कि हम ये वचन देते हैं कि हम अभी अगली सुनवाई तक इसमें हमको शामिल नहीं करेंगे किसी भी गैर मुस्लिम को, और जो वक्फ वाई यूजर है उसको भी हम जो है उसको नहीं मानेंगे। तो इसको लेकर जो था, अब इसके जो तीन जो असल में दिए जा रहे थे आदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसी को लेकर सरकार की जान जो है वो अटकी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई प्रतिकूल फैसला ना दे दे। और जो इंटरिम ऑर्डर अगर वो दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सरकार का ये जो कानून लाने का था वो निरस्त हो जाएगा। और दूसरा इसका जो बड़ा असर पड़ेगा समीर जी, वो ये पड़ेगा कि जिस तरीके से इसके बाद नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी, इनके खिलाफ जो माहौल बना है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सरकार जो है वो अगर संसद से पलटना भी चाहेगी, तब इन दलों के सामने बड़ी मजबूरी होगी कि ये उसका फिर समर्थन नहीं करेंगे, चूंकि तब ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। केसी त्यागी जो है जनता दल यू के बड़े नेता हैं, पहले मुख्य प्रवक्ता हुआ करते थे, उनको हटा दिया मुख्य प्रवक्ता के पद से, लेकिन बड़े नेता अभी भी हैं। उनका पिछले दिनों बयान था कि सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा वो सबको मानना पड़ेगा। तो वो तो मानना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा। इसका मतलब ये साफ हो गया है समीर जी कि सुप्रीम कोर्ट अगर ये आदेश दे देता है इंटरिम ऑर्डर, तो सरकार इसको नहीं पलट पाएगी। इसी तरीके से जो बीजू जनता दल उड़ीसा का है, उसने अपने सांसदों को छूट दे दी थी कि आप अब जिसको चाहें उसको आप वोट दे दीजिए। लेकिन इसके बाद उस बीजू जनता दल में जिस तरीके से जबरदस्त तरीके से उठापटक मची, उसके बाद सख्त कदम जो है उठाने पड़े हैं बीजू जनता दल को। और ये तमाम नेताओं ने उनकी मांग की कि हमारी जो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की नीति है, उससे पार्टी अगर हटेगी तो इसका नुकसान होगा। और फिर लौट कर आना पड़ा है बीजू जनता दल प्रमुख जो नवीन पटनायक है, उनको ये कहने के लिए कि हम इस नीतियों को नहीं छोड़ेंगे। तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बीजेपी का इस मसले पर समर्थन अब कम लगातार होता चला जाएगा। तो इसीलिए बीजेपी की जान जो है वो अटकी हुई है। ये परेशानी का सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट से निरस्त हो जाता है ये कानून, तब दोबारा उसको पार्लियामेंट से पारित कराना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से उसने सहयोगी दलों को तैयार तो किया था, लेकिन अब ये सहयोगी दल खुद बहुत मुश्किल है कि साथ आ पाए। और जिस तरह से उनकी पार्टियों के भीतर इसको लेकर उठापटक चल रही है, जैसा अमलेंदु जी भी बता रहे थे कि बीजेडी बीजू जनता दल के भीतर एकदम दो फाड़ हो गया होने की स्थिति आ गई। और जनता दल यूनाइटेड में तो दो फाड़ हो ही गया, वहां पर पार्टी के तमाम नेता पार्टी छोड़कर चले गए और बहुत से अभी भी पार्टी छोड़ने की तैयारी में है, क्योंकि वहां आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। तो ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि इस कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, क्या रुख अख्तियार करता है। लेकिन जिस तरह से यह हलफनामा दायर किया गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी की परेशानी साफ दिख रही है। और विपक्ष का जो आरोप है कि इस कानून को बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा मकसद है वो जमीनों को हथियाना है, और वक्फ की जो जमीनें हैं और वक्फ के बाद दूसरे धार्मिक समुदाय के लोगों की जो जमीनें हैं उनको हड़पना है, यही आरोप सबसे बड़ा है। इसी आरोप के तहत, और चूंकि बहुत सारे प्रावधानों का, संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है, उसके आधार पर इसको चुनौती दी गई है, प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है। जब प्रक्रिया की बात आती है तो उसमें जेपीसी का भी नाम आता है, और जेपीसी की जिस तरह से बैठकें हुई, जिस तरह से बैठकों का विपक्ष के नेताओं ने बहिष्कार किया, विपक्ष के नेताओं की जेपीसी में सुनी नहीं गई, उनके जो डिसेंट नोट्स थे उनको नोटिस में नहीं लिया गया, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ये मुद्दे भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए गए हैं कि कैसे जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट दे दी। लेकिन जेपीसी के जो चेयरमैन हैं, इस मुद्दे पर जो जेपीसी बनी थी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, उसके अध्यक्ष जगदम्बिका पाल को उम्मीद है कि सब कुछ सही हुआ है और सुप्रीम कोर्ट भी उसको सही साबित करेगा। एक बार सुनते हैं किस आधार पर जगदम्बिका पाल को लग रहा है कि जेपीसी की रिपोर्ट बिल्कुल संवैधानिक तरीके से बनाई गई और पेश की गई है। उनको सुन लेते हैं, उनका क्या कहना है। तो निश्चित तौर से केंद्र सरकार उनकी जवाब पेश करेगी और मामला सुप्रीम कोर्ट में फैसला वो लेगी। आज वक्फ बिल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, इसको लेकर के आप किस तरीके से देखें? देखिए, सरकार की तरफ से काफी जवाब आ गया है। जो बिंदु उठाए गए हैं पिटीशनर्स के द्वारा, एक तो 75 पिटीशन दाखिल हुई, सुप्रीम कोर्ट को भी लगा कि जैसे कोई ये इसका कोई होड़ लगी हुई हो आपस में राजनीति को। और ये तो हम लोग लगातार कहते हैं कि जैसे मुस्लिम को एक वोट बैंक समझा जा रहा,
तेजस्वी के मनोज झा सांसद ने भी कर रखा है, ओवैसी साहब ने भी कर रखा है, और तमाम और इमरान मसूद ने भी कर रखा। तो खुद सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि हम 5 से ज़्यादा सुनवाई नहीं करेंगे। और उसमें उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, उन्होंने सवाल उठाए हैं कि साहब वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स क्यों रखे जाएं, ये हमारी रिलीजियस बॉडी है। तो वक्फ बोर्ड रिलीजियस बॉडी नहीं है, इसका फैसला रामजस फाउंडेशन वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। उसका पहले फैसला कर्नाटका वक्फ बोर्ड वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। दिल्ली में मोहम्मद अब्दुल्ला बनाम दिल्ली हाई कोर्ट आ चुका है। तमिलनाडु में भी वक्फ बोर्ड बनाम तमिलनाडु हाई कोर्ट हुआ है, कर्नाटका में हुआ, राजस्थान में हुआ। सभी फैसलों में ये कहा गया है कि वक्फ बोर्ड रिलीजियस बॉडी नहीं है, ये शरिया से गवर्न नहीं होता है, ये एक स्टैच्यूरी एग्जीक्यूटिव बॉडी है जो वक्फ के रखरखाव की देखभाल करता है। तो इसका जवाब भी सरकार ने दिया है। वक्फ बाय यूजर की बात की साहब, हमारी मस्जिदें, खानका, कब्रिस्तान, ईदगाह ले ली जाएंगी, इसका भी जवाब सरकार। तो ये जगदम्बिका पाल के अपने तर्क हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह से क्यों ये लाया गया है कानून, और जेपीसी ने उसको किस तरह से तमाम बैठकों के जरिए और जगह जगह जाकर वक्फ बोर्ड्स की समीक्षा की, अध्ययन किया। लेकिन उनकी इस पूरी प्रक्रिया पर तभी से सवाल उठ रहे हैं जब से जेपीसी की बैठकें शुरू हुई, और कई ऐसी बैठकें रहीं जिसमें विपक्षी सदस्यों की बातें नहीं सुनी गई, उनके आरोप रहे। और पहली बार ऐसा हुआ कि जेपीसी की बैठक से विपक्षी दलों के सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। तो बैठक जब जेपीसी गठित की गई थी तब से लेकर और जब तक रिपोर्ट पेश कर दी गई तब तक लगातार उस पर सवाल उठते रहे। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जेपीसी की रिपोर्ट में सबकी सहमति थी और विपक्ष की तरफ से जो भी डिसेंट नोट्स दिए गए थे उनको स्वीकार तक नहीं किया गया, उनको नोटिस में नहीं लिया गया और यह कहा गया कि उनकी कोई आपत्तियां नहीं थी। तो बहुत सारे सवाल जेपीसी की बैठक पर और उसकी रिपोर्ट पर भी उठ रहे हैं। हाँ, जेपीसी की बैठक पे और उसकी रिपोर्ट पर उठ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जो प्रक्रिया थी उसका पूरा पालन नहीं किया गया। एक तो जेपीसी में सांसदों को निलंबित कर दिया गया जो विपक्ष के सांसद हैं, और जो डिसेंट नोट्स थे उनको नहीं लिया गया। और राज्यसभा में एक बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई थी समीर जी, जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू कह रहे थे कि कोई डिसेंट नोट नहीं आया, और उसी समय कांग्रेस के जो राज्यसभा सदस्य हैं सैयद नासिर हुसैन वो उठकर खड़े हुए और उन्होंने कहा कि आप जो गलत बयानी कर रहे हैं, मैंने खुद अपना डिसेंट नोट दिया था और आपने उसको स्वीकार नहीं किया। तो समीर जी अब ये कार्यवाही में है, सदन की कार्यवाही में है कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि कोई डिसेंट नोट नहीं आया, और जो उस समय मेंबर थे उसके उन्होंने उठकर खड़े होकर कहा कि मैंने खुद डिसेंट नोट दिया था और आपने उसको आप कह रहे हैं कि आपने कोई डिसेंट नोट नहीं दिया। तो इसको लेकर भी महुआ मोहिता की याचिका जो वो इसी को लेकर है कि जो प्रक्रिया थी उसका पालन नहीं किया गया है। अब जो 5 याचिकाएं हैं उन 5 याचिकाओं में तो ये है कि इसमें क्या क्या हुआ और किस तरीके से वो संविधान के जो नियम है उनका उल्लंघन करता है कानून। लेकिन जो महुआ मोहिता की याचिका है वो बिल्कुल अलग तरीके की, उसमें तो कहना ये है कि आप संवैधानिक अधिकारों की हनन की बात तो छोड़ ही दीजिए, जो कानून पास कराने का तरीका है उसका भी पालन जो है इसमें नहीं किया गया। तो ये एक गंभीर मसला है कि आपने जोर जबरदस्ती से कानून आपने इस तरीके से संसद से पास कराया और आधी रात में आपने पास करा लिया बिना जोर जबरदस्ती से। तो इसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो यानी हर तरीके से देखा जाए तो सरकार जो है वहाँ सुप्रीम कोर्ट में घिरी नजर आ रही है और इसलिए बीजेपी की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। जैसे जैसे घड़ी की सुई 2 बजने की तरफ बढ़ रही है, बीजेपी की हृदय की गतिविधियां जो है वो तेज होती जा रही हैं, धड़कन बीजेपी की बढ़ती चली जा रही है और बीजेपी के तमाम नेताओं की निगाहें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या प्रतिकूल फैसला देता है। समीर जी, बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है और जिस तरह से ये एफिडेविट जमा किया गया है, एफिडेविट में भी जो बातें कही गई हैं वो भी दिखा रही हैं पार्टी की बेचैनी को और घबराहट को। जेपीसी में शामिल थे कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद भी। इमरान मसूद को भी सुनते हैं क्या कहना है उनका कि किस तरह से जेपीसी की बैठकें हुई, विपक्ष के सांसदों को किस तरीके से निलंबित किया गया। बहुत सारे सवाल उठे जेपीसी की बैठकों को लेकर और फिर जाहिर सी बात है कि जेपीसी की रिपोर्ट को भी लेकर। तो सुन लेते हैं इमरान मसूद का क्या कहना है इस बारे में वक्फ संशोधन कानून को लेकर। और इमरान मसूद लगातार मुखर रहे जेपीसी की बैठकों में जिस तरह से विपक्षी सांसदों की अनदेखी की जा रही थी, उनको अनसुना किया जा रहा था और उनको यहां तक कि निलंबित भी किया गया। तो इमरान मसूद क्या कह रहे हैं उनको सुनते हैं। आप सूरत हाल क्या देखते हैं पिछली सुनवाई में किस तरीके का? देखिए, पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हम बार बार कह रहे हैं जेपीसी में किसी चीज का पालन नहीं हुआ। आप जो हमारे अधिकार जो संरक्षण हमें संविधान ने दिया, आपने उसके ऊपर कुठाराघात कर दिया। तो ये पूरी तरीके से, और संविधान
कि अगर विरुद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट इसे परख रहा है। निश्चित रूप से हमें सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा। पिछली बार की जो सुनवाई हुई सर उसमें दो बड़े अहम फैसले हुए कि दो जिस तरीके का ऑब्जेक्शन आप लोग जेपीसी में भी और जगह उठाते आ रहे थे उनके ऊपर रोक लगा दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। अब जो है अब किस तरीके की आप उम्मीद करते हैं, क्योंकि इन दोनों फैसलों में जो सुप्रीम कोर्ट का पिछली बार रुख रहा उस रुख से आज क्या उम्मीद है? हमें तो बहुत उम्मीद है। अब देखिए आगे क्या होता है, हमें बहुत उम्मीद है और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट हर चीज को बारीकी के साथ परख रहा है, बारीकी के साथ देखने का काम कर रहा है। तो सरकार को आज दिया हुआ है मौका, क्या सरकार अपना पक्ष रखेगी? जो है उन्होंने तो एफिडेविट दे दिया है जी, उन्होंने एफिडेविट दिया है जी। हमारे वकील भी खड़े होंगे, सब लोग, हमने भी काउंटर एफिडेविट दिया है, तो सब चीजें होंगी। आपको लगता है सर कि जो पॉइंट थे कि नॉन मुस्लिम्स को नहीं रखा जाए और दूसरा पॉइंट जो था वो था एज इट इज स्टेटस को मेंटेन रखने का, इससे कहीं ना कहीं कोर्ट का आपको लगता है कि कोर्ट भी देखिए कोर्ट संविधान को विरुद्ध अगर कोई काम हुआ है तो संविधान का संरक्षक, संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को मैं समझता हूं कि तो इमरान मसूद कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं और जेपीसी के भी मेंबर रहे, जो वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी थी जेपीसी। उनका कहना है और उम्मीद है उनको कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द करेगा जो याचिकाकर्ताओं की मांग है, इसलिए रद्द करेगा। इनको इसलिए ये उम्मीद है क्योंकि उसमें तमाम संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है और उस कानून को असंवैधानिक बताया जा रहा है विपक्ष की ओर से और सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देने वालों की ओर से। तो ये वही सारी बातें हैं कि किस तरह से उसमें बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर दिया गया है, संविधान में लिखी हुई बातों को, संविधान के मौलिक अधिकार के प्रावधानों का उसमें उल्लंघन किया गया है, जिसके आधार पर चुनौती दी गई है और जिसकी वजह से इतनी उम्मीद इन चुनौती देने वालों को है। हाँ बिल्कुल, इनको उम्मीद है काफ़ी ज़्यादा है। और समीर जी, बड़ी खबर इस समय ये आ रही है कि वो जो एक 4 PM चैनल था उसको जो ब्लॉक कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए, उसमें पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, याचिका दायर की उन्होंने और केंद्र सरकार को उस पर नोटिस इशू हो गया है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल जो थे वो न्यायमूर्ति VR गवई और न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ के सामने इसको रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते तक के लिए इसको स्थित किया है और केंद्र सरकार को उस पर नोटिस इशू कर दिया। एक बड़ी खबर इस समय सुप्रीम कोर्ट से ये आ रही है। दूसरी जो बड़ी खबर वक्फ बोर्ड के मसले पे आ रही है समीर जी, श्री नारायण गुरु के मूल्यों और शिक्षाओं का अध्ययन और प्रसार करने के लिए स्थापित संगठन है श्री नारायण मानव धर्मम ट्रस्ट, और उसने वक्फ संशोधन कानून जो 2025 है इसकी संवैधानिकता को जो चुनौती देने वाली याचिकाएं हैं उसमें हस्तक्षेप की मांग करते हुए और याचिकाकर्ताओं के समर्थन में अपनी याचिका दाखिल की है। यानी वो खड़ा हो गया है मुस्लिम समुदाय के साथ वक्फ बोर्ड के उस पर। और याचिका में जो कहा गया है समीर जी, वो ये कहा गया है, उन्होंने दलील दी है कि संशोधन भारत में वक्फ की प्राचीन मुस्लिम धार्मिक प्रथा को समाप्त कर देता है और इसके बजाय मुस्लिम दान को नियंत्रित करने और बाधित करने के लिए एक असंवैधानिक नया राज्य डिजाइन तंत्र बनाता है। यह कहा गया है कि विवादित अधिनियम के संचयी प्रभाव को समग्र रूप से किया जाना चाहिए। और आगे उसमें कहा गया है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि विवादित अधिनियम द्वारा मुसलमानों द्वारा दान की व्यवस्था किसी भी तरह से वक्फ नहीं है, क्योंकि इसमें वक्फ के सबसे आवश्यक तत्वों का पूरी तरह से अभाव है। विवादित अधिनियम के लागू होने के बाद जो कुछ बचा है वह कानून में है और वास्तव में कानूनी या धार्मिक दृष्टिकोण से वक्फ संस्था नहीं है। संसद के पास वक्फ संस्था, जिसे मुसलमानों द्वारा पूजा के कार्य के रूप में माना जाता है, जैसी प्राचीन प्रथा को खत्म करने और मिटाने का कोई अधिकार नहीं है, जिसे संविधान के अनुच्छेद 13 और 29 के द्वारा अन्य बातों के साथ संरक्षित किया गया है। ये उन्होंने कहा गया और इसमें जो हस्तक्षेप आवेदन किया गया उसमें कहा गया है कि अपेक्षित धार्मिक आवश्यकता का उल्लंघन करता है ये कानून और वक्फ को लोकतांत्रिक मानदंडों के अनुसार सख्ती से प्रशासित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसमें वक्फ बोर्ड के सदस्यों को चुनने की विधि के रूप में चुनाव के स्थान पर नियुक्ति को शामिल किया गया है तथा वक्फ पर ब्राह्मणवाद के गैर लोकतांत्रिक मानदंडों को लागू किया गया है, ये जो है कहा गया है। और इसको जो है अधिवक्ता डॉक्टर G मोहन गोपाल और वैभव चौधरी द्वारा तैयार किया गया है, इसको जो किया गया। और जो ये कहा गया है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि ऐसे समय में जब ये संकट देश के सामने है, हम चुप नहीं रह सकते और जो मतलब एक तरह से कहा जाए कि जो हमारी परंपरा है और सेक्युलरिज्म
धर्म का जो सिद्धांत है उसके तहत हम इस पे खामोश नहीं रह सकते, ये उस ट्रस्ट का कहना है। तो एक बड़ी खबर समझिए ये है कि एक मतलब नारायण माधव धर्मम ट्रस्ट जो है, जो नारायण गुरु के मूल्यों को, शिक्षाओं का अध्ययन और प्रसार करने के लिए स्थापित संगठन है, उसने इसमें वक्फ पे जो याचिकाएं हैं उनके समर्थन में उस केंद्र सरकार के खिलाफ जो है अपनी याचिका दायर की। अब देखना है कि इन याचिका को शामिल किया जाता है या उसको भी उसी तरीके से लिस्ट कर दिया जाता है हस्तक्षेप की तरीके से, ये देखा जाए। जी बिल्कुल। तो लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि ये श्री नारायण गुरु के नाम से जो ये संचालित ट्रस्ट है, बहुत बड़े समाज सुधारक थे श्री नारायण गुरु, तो उन्होंने भी, उस संगठन ने भी, उस ट्रस्ट ने भी इसमें हस्तक्षेप करने की बात कही है और इस कानून को लेकर तमाम सवाल उठाए हैं, उसी तरह के सवाल जो विपक्षी दलों ने उठाए हैं और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठनों ने उठाए हैं। तो इन सारे जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, इन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है और बहुत ही अहम सुनवाई है। जैसा कि अभी अमलेंदु जी बता रहे थे कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर होने वाले हैं और इस मसले पर निश्चित तौर पर यह उम्मीद की जा रही है कि कोई बड़ा फैसला वो दे सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और चूंकि इसकी जो लिस्टिंग की गई, इसीलिए वहां पर जैसे ही याचिकाएं दायर की गई उनको एक्सेप्ट किया गया और उसके बाद 5 मई की जब तारीख रखी गई तभी यह माना गया कि संजीव खन्ना जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो इस पर कुछ फैसला करके जाना चाहते हैं और इसका एक कोई महत्वपूर्ण इस पर अपना एक जो उनका निर्णय है इस पर देकर जाएंगे। 3 जजेस की बेंच को लीड कर रहे हैं सीजेआई संजीव खन्ना। हाँ, 3 जनों की खंडपीठ है जिसमें जस्टिस संजय कुमार, जस्टिस के वी विश्वनाथन और उसका नेतृत्व कर रहे हैं जस्टिस संजीव खन्ना। यह इस बीच एक बड़ी खबर समीर जी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर बड़े गंभीर टिप्पणी की है और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईडी बिना सबूत के आरोप लगा रहा है। एक ये जस्टिस अभय एस ओका ने जो है इसको कहा और ईडी द्वारा दर्ज किए कई मामलों में यही देख रहे हैं, यह एक पैटर्न है कि आप बिना किसी सबूत के आरोप लगाते हैं। ये बड़ी टिप्पणी जो है महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है कि ईडी जो है बिना किसी सबूत के आरोप लगाती रहती है। ये जस्टिस अभय एस ओका जो है उन्होंने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए, जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए टिप्पणी की है समीर जी। ये की है, लेकिन इस तरह की टिप्पणी तो लगातार होती रही है अमलेंदु जी। जब ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर और सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियां करता रहा है, जांच एजेंसियों की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी सवाल उठा चुका है, लेकिन एक बार फिर जब ये टिप्पणी की गई है तो बहुत मायने रखती है। जिस तरह से देखा हमने कि नेशनल हेराल्ड केस में एक बार नोटिस देने से इसलिए मना कर दिया राउज एवेन्यू कोर्ट ने कि उसमें जो दस्तावेज दिए गए हैं वो वही इनकम्प्लीट है। 10 साल से जिसकी जांच हो रही है उसमें वो प्रॉपर दस्तावेज तक नहीं जुटा पाई। और यही तमाम विपक्ष के नेताओं को, तो जिन राजनीतिक मामलों को लेकर गई है ईडी, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, लगातार उसको उनकी फटकार सुनने को मिली है, लेकिन उसकी कार्यप्रणाली उसी तरह से चलती चली आ रही है, उसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा है। लेकिन ये भी आज एक जो महत्वपूर्ण टिप्पणी की है बहुत मायने रखती है कि ईडी को लेकर किस तरह से उसका राजनीतिक दुरुपयोग हो रहा है। ये जो आरोप लग रहे हैं वो कितने पुष्ट होते दिखाई पड़ रहे हैं कि बिना तैयारी के ही ईडी लोगों के खिलाफ उनके यहाँ वो छापे मार देती है, उनके खिलाफ केस दर्ज कर देती है, बाद में पता चलता है कि उस केस में तो कुछ दम है ही नहीं। जी बिल्कुल यही होता है कि उस केस में दम नहीं होता है और फिर अधिकांश मुकदमे जो राजनीतिक मुकदमे होते हैं ये साफ तौर पे समझ में आता है। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं, लोगों को जमानतें भी दी हैं, केस खत्म कर दिए हैं और ये कह के केस खत्म कर दिए कि ये मामला ईडी का बनता ही नहीं है, क्योंकि आप इसमें कोई भी आप जो है वो पैसा बरामद नहीं कर सके। छत्तीसगढ़ का जो लिकर केस था वो इसी आधार पर समाप्त कर दिया कि इसमें आपने एक भी पैसे की रिकवरी नहीं की, तो इसलिए ये ईडी का केस बनता ही नहीं है किसी भी तरीके से। जब तक कि आपके पास सबूत नहीं है और आप बरामदगी नहीं करते हैं कैश की, तब तक ये ईडी का केस नहीं बन सकता। ये सुप्रीम कोर्ट टिप्पणियां कर चुका है। इधर समीर जी वक्फ को लेकर और काफ़ी चीज़ें चल रही हैं आगे और आज दोपहर 2 बजे जो है इस पर सुनवाई होनी है। वक्फ बोर्ड पे की जो इंटरिम ऑर्डर आना है सुप्रीम कोर्ट का उसको लेकर, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी और एक चीज़ एक बता भी दें अमलेंदु जी अपने दर्शकों को कि 2 बजे से इसकी सुनवाई होगी। लाइव आप डीबी लाइव के कार्यक्रम में जुड़िए, उसकी जो सुनवाई होगी उस पर लाइव प्रसारण उसका हम करेंगे, लाइव कमेंट्री और वहाँ की जो प्रोसीडिंग है उसके बारे में।
में? हाँ बिल्कुल, जो मतलब तुरंत के तुरंत आपको मुश्किल से 30 सेकंड बाद ही आपको यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा होगा वो हमारे चैनल पर आपको मिलेगा कि यहाँ क्या चल रहा है। तो हम आपको ये बताते रहेंगे कि इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल क्या रहा है और किसकी तरफ से क्या दलील दी जा रही है और क्या आदेश आने वाला है। तो 2 बजे इसको लेकर होगी सुनवाई समीर जी। और रशीद फिरंगी महली, उनका हम लोगों ने बयान सुनाया भी था। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो साफ ऐलान कर दिया है कि हमारा ये आंदोलन और इसका विरोध तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये वापस नहीं होता है। इधर जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है केंद्र सरकार ने, 1332 पेजों का हलफनामा है, उसमें आधार जो बनाया गया है वो ये बनाया गया है कि 2013 का जो संशोधन था, उस संशोधन के बाद वक्फ की संपत्ति जो थी उसमें 112% की बढ़ोतरी हो गई और मतलब ये है कि उसका अवैध कब्जे बढ़ गए, ये एक आरोप है। तो इस आधार पे तो किसी भी तरीके से समीर जी इसको नहीं समझा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को कोई राहत मिल पाएगी, चूंकि ये कानून बदलने का आधार नहीं हो सकता कि आप इस आधार पे कानून बदलें और उसमें गैर मुस्लिमों को शामिल कर दें। और आप उसमें जो नारायण गुरु का ट्रस्ट पहुंचा है उसका कहना है कि भाई आपने तो इसमें चुनाव की बजाय नियुक्ति कर दी, इसको लेकर। और सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाया था कि भाई आपने इसमें जो कलेक्टर है उसकी आपने भूमिका बड़ी चौड़ी कर दी है, वही जांच करेगा और वही आदेश भी देगा। तो ये कैसे हो सकता है? तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल उठाए थे। और हालांकि उस समय सरकार जो थी पहुंची और जो एसजी थे उस समय उन्होंने कहा था कि हमको 1 दिन का समय दीजिए। अगले दिन जब पहुंचे तो वो अपना हलफनामा लेकर पहुंचे कि हम इसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन देते हैं कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक, तो उस पर फिर थोड़ी सी राहत एक तरीके से मिल गई थी। लेकिन आज जो है वो स्पष्ट रूप से देखा जाए तो आना है फैसला कि इस फैसले की सुप्रीम कोर्ट जिस पर क्या फैसला देता है। चूंकि जस्टिस संजीव खन्ना इसी हफ्ते रिटायर भी हो रहे हैं, तो उस रिटायरमेंट से पहले आशा ये की जा रही है कि ये फैसला आज ही आ सकता है। क्योंकि उस समय कह दिया गया था कि अब जो 5 तारीख को यानी आज जो बहस होगी 2 बजे, वो बहस सिर्फ इंटरिम ऑर्डर पर होगी, जो ऑर्डर दिया जाना है इस पर बहस होगी, इसके अलावा और इसमें दलील नहीं सुनी जाएगी। तो अब जो सरकार की तरफ से हलफनामा आया है और सरकार के हलफनामे के जवाब में जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो आज दायर की है समीर जी, मतलब अपना हलफनामा दायर किया है, वो हलफनामा भी जो है वो सरकार पर काफ़ी सवाल उठाता है। और ये कह रहा है वो हलफनामा कि जो जिन लोगों मत की सरकार ने जो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया है, और अगर समीर जी ये सुप्रीम कोर्ट को समझ में आ गया कि सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही है, तो एक बहुत सख्त आदेश आ सकता है और उन अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो सकती है जिन्होंने इस हलफनामे को तैयार किया। अब सीधे सीधे सरकार को तो सजा नहीं सुनाई जा सकती, तो जो अधिकारी होते हैं उनको सजा निश्चित तौर पर सुनाई जा सकती है कि आपने ये गलत हलफनामा मतलब सुप्रीम कोर्ट में आपने दाखिल किया है। मनोज झा जो आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने भी समीर जी इसको लेकर अपनी बात कही है। और मनोज झा को भी सुनते हैं, आरजेडी के सांसद हैं। और ये जो आप कह रहे हैं हलफनामे को लेकर, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो काउंटर हलफनामा दाखिल किया है उसमें उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है जिन्होंने इस तरह के जो तथ्य हैं, जो जानकारी है वो उस हलफनामे में दी है, जो बताया जा रहा है कि वक्फ की संपत्तियां कई गुना बढ़ गई हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है। आज 2 बजे इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और माना जा रहा है कि बहुत ही एक महत्वपूर्ण फैसला आ सकता है। उस पर सुन लेते हैं आरजेडी के नेता मनोज झा क्या कह रहे हैं वक्फ संशोधन कानून को लेकर। लेकिन इस वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ इसको जो चुनौती दी गई है, इसकी संवैधानिकता को जो चुनौती दी गई है, वो आपको बता दें कि तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं की ओर से भी और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठनों की ओर से भी इसको चुनौती दी गई है। तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक केस है, मामला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून को बनाने में किस तरह से संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है और संवैधानिक प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया गया है। ये दोनों ही आरोप इस पर लग रहे हैं। इनको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बेहद अहम हो जाता है कि क्या वो इस पर अपना फैसला सुनाएगा। सुन लेते हैं मनोज झा क्या कह रहे हैं, आरजेडी के सांसद। तो अतिरेक होगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी 5 मई की तिथि देने से पूर्व जिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपने ऑब्जर्वेशन रखे थे और सरकार से सवाल पूछे थे, मुझे उम्मीद है कि लोगों को रिलीफ मिलेगा और कुछ संवैधानिक धाराओं का जो मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है उस पर विराम लगेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। क्योंकि हमारा दल भी एक क्रूशियल पिटिशनर है।
तो मनोज झा बोल रहे थे इस वक्फ संशोधन कानून को लेकर, और विपक्ष को ये उम्मीद है कि ये कानून निरस्त हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि संविधान के जिन प्रावधानों का ये उल्लंघन कर रहा है वो बहुत ही अहम है। संविधान में उनको विशेष जगह दी गई है मौलिक अधिकारों के रूप में, और ये कानून एक दो नहीं बल्कि कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, चाहे वो समानता का अधिकार हो, चाहे वो अल्पसंख्यकों को मिले अधिकार हो, और चाहे दूसरे अधिकार हों। तो इन सारे ग्राउंड्स पर उसको चुनौती दी गई है और उम्मीद की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट निश्चित तौर पर इस पर कोई बड़ा फैसला ले सकता है। हाँ बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट इस पर समीर जी कोई बड़ा फैसला ले सकता है, ये उम्मीद की जा रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर समीर जी ये है कि जो निशिकांत दुबे जिन्होंने सीजीआई के खिलाफ टिप्पणी की थी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक संक्षिप्त आदेश पारित करेंगे, हम कुछ कारण बताएंगे, हम इस पर विचार नहीं करेंगे, लेकिन हम एक संक्षिप्त आदेश देंगे। यानी अवमानना पर जो लोग पहुंचे थे स्वतः संज्ञान लेने के लिए, उस पर जो एडवोकेट विशाल तिवारी हैं उन्होंने याचिका दायर की थी और उन्होंने कहा था कि संस्था की गरिमा की रक्षा की जानी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। इससे पहले कोर्ट ने दिल्ली न्यायिक सेवा के मामले में संज्ञान लिया था। इस पर जो है सीजीआई ने कहा कि हम इस पर हम एक संक्षिप्त आदेश देंगे, हम कुछ कारण बताएंगे और इस पर हम अभी विचार नहीं करेंगे, लेकिन हम एक संक्षिप्त आदेश इस पर जरूर देंगे। एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से ही इस समय फिलहाल समीर जी ये आ रही है। दूसरी एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से और है समीर जी कि जो मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, जिन्होंने अभी त्यागपत्र दे दिया था, उसके बाद वहाँ राष्ट्रपति शासन है, उनकी एक वीडियो ऑडियो क्लिप वायरल हुई थी और जिसमें उनको ये आरोप है कि वो जो है वो वहाँ नरसंहार के लिए उकसाते हुए दिखाई पड़ते हैं। इस तरीके के आरोप हैं। इसको लेकर जो उसकी CFL की रिपोर्ट है, मतलब जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है उसकी, वो सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको देखा। और फिर जो SG वहाँ उपस्थित थे उनसे सीजीआई ने कहा कि हमने कर ली है, रिपोर्ट की प्रति हमारे सामने सूचीबद्ध है, हमने रिपोर्ट देखी है, SG इसको निर्देश प्राप्त करेंगे और 21 जुलाई से शुरू होने वाले सप्ताह में इसे फिर से सूचीबद्ध करेंगे। इस बीच SG ने यह भी कहा है कि जाँच जारी रहेगी, यानी कि ये जाँच जारी रहेगी। ये SG ने वायदा किया है सुप्रीम कोर्ट में कि इस पर जांच जारी रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 21 जुलाई से जो हफ्ता शुरू होगा इसमें पहले हफ्ते में इसकी हम सुनवाई करेंगे। तो ये एक एन बीरेन सिंह को भी एक बड़ा झटका लगा है कि वो फॉरेंसिक रिपोर्ट जो है जा चुकी है सीलबंद लिफाफे में और सुप्रीम कोर्ट ने उस फाइल को देख लिया है, उस रिपोर्ट को देख लिया, इस पर आगे सुनवाई हो सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है अमलेंदु जी। जिस तरह से एन बीरेन सिंह लगातार 2 साल से मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा था और विपक्ष की मांग थी कि प्रधानमंत्री उस पर बयान दे, उस पर कुछ कार्रवाई करें, ये तो थी। मुख्यमंत्री के इस्तीफे की भी लगातार मांग हो रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं लिया जा रहा था। आखिरकार जब उनकी ही पार्टी के नेता तमाम जब वो अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा करने लगे और उनको लग गया कि अविश्वास प्रस्ताव में सरकार गिर ही जाएगी, तब जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया और ये आरोप उनके ऊपर शुरू से लग रहे हैं। हालांकि अब ये चूंकि उसका एक वीडियो क्लिप है जिसको चुनौती दी गई है, सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया है, अब उसकी जांच होगी उन्हीं की आवाज है या नहीं, लेकिन दावा किया जा रहा है कि ये उन्हीं की आवाज है जिसमें वो भीड़ को उकसाते हुए दिख रहे हैं और हिंसा के लिए भड़का रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक मामला होगा कि सिटिंग मुख्यमंत्री अपने ही राज्य में एक समुदाय को दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़का रहा है। विपक्षी आरोप शुरू से ही लगा रहा था, लेकिन ये जो वीडियो क्लिप है वो बहुत एक महत्वपूर्ण एविडेंस हो सकती है इस मामले में। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण एविडेंस हो सकती है समीर जी, और साफ तौर पे ये भी समझा जा सकता है कि ये जो है मतलब वीडियो क्लिप, ये एक नया विवाद मतलब ये हो सकता है, और अगर ये सही पाई जाती है फॉरेंसिक रिपोर्ट में तो एक बड़ा जो है सेटबैक जो लगता है कि भारत लग सकता है इसको बीजेपी को। और इसीलिए अदालतों में कई मसले ऐसे घूम रहे हैं समीर जी, जिसमें जो है सरकार काफ़ी ज़्यादा घिरी हुई नज़र आ रही है। मौलाना अरशद मदनी हैं जो जमीयत उलेमा हिंद के समीर जी, उन्होंने भी जो ये कहा है कि ये सरकार जो है नए वक्फ कानून के जरिए हमारी आंखों में धूल झोंक रही है, और उनकी बात भी हम लोग सुनेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। तो इसको वक्फ कानून को लेकर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अब चीज़ें बढ़ रही हैं, सत्ता पक्ष की तरफ से और विरोधी पक्ष की तरफ से, दोनों तरफ से अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ कह दिया है कि हमारा आंदोलन तब तक चलेगा जब तक ये कानून वापस नहीं होता, तब तक चलता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट से न्याय की आशा है, वक्फ बोर्ड का भी ये कहना है। मनोज झा जो RJD के नेता हैं, उनकी पार्टी भी इसमें एक पार्टी है,
उनका भी कहना है सुप्रीम कोर्ट से आशा है, इमरान मसूद भी कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से आशा है। मतलब हर व्यक्ति जिसको इस देश के संविधान पर भरोसा है उसको ये लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से ये कानून निरस्त हो जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद जिस तरीके के सवाल पिछली सुनवाई में किए थे सरकार से, और जो इंटरिम ऑर्डर पास होने जा रहा था, आज उसी पे आगे बहस होगी और आज इंटरिम ऑर्डर आएगा, तो उससे ये साफ तौर पे समझा जा सकता है कि सरकार काफ़ी ज़्यादा घिरी हुई है। और सरकार ने जो अपना 1332 पन्नों का जो जवाबी हलफनामा दायर किया है, वो जब हलफनामा भी एक तरीके से कहा जाए, वो सरकार उसमें कोई अपना पक्ष जो है कि ये कानून किस तरीके से उल्लंघन नहीं करता है संवैधानिक, उसका जवाब नहीं दे पा रही है कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, 21 से लेकर 26, 29, 30 और 301 का ये उल्लंघन करता है नहीं करता है, इसका जवाब सरकार के पास नहीं है। और सरकार को घेरा इसी आधार पर गया है कि ये संविधान के जो अनुच्छेद हैं उनका किस तरीके से कानून उल्लंघन करता है। संसद को अगर कानून बनाने का अधिकार है तो है, लेकिन आप संविधान से परे जाकर कोई कानून बना लेंगे ये अधिकार नहीं है। जी बिल्कुल, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप ही आप बना सकते हैं और प्रक्रिया का भी आपको पालन करना पड़ेगा। इस कानून में इन दोनों चीजों का पालन नहीं किया गया है, ऐसा उन पिटिशनर्स का कहना है जिन्होंने इसको चुनौती दी है। जी हाँ, उनका यही कहना है कि ये जो कानून बनाया गया है, ये कानून जो है ये उन सारी प्रक्रियाओं का उल्लंघन करता है, ये एक तरीके से कहा गया है। तो एक बार सुन लेते हैं जमीयत के नेता जो मौलाना अरशद मदनी है, क्या कह रहे हैं वक्फ संशोधन कानून को लेकर, और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि क्यों ये कानून लेकर सरकार आई है। ये बदकिस्मती की बात है कि मौजूदा हुकूमत, हमारे बुजुर्गों ने मुल्क की आजादी के बाद 1954 में जो बुनियाद रखी थी औकाफ के सिलसिले के अंदर, ये हुकूमत उसको आग लगाना चाहती है। और नाम ये है कि हम औकाफ की हिफाजत करना चाहते हैं। इस चीज को समझना चाहिए, क्या औकाफ की हिफाजत है। उन बुजुर्गों ने जो वक्फ के लिए कानून बनाया था, वो पुराने औकाफ जो 500 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले वक्फ हुए थे, गवर्नमेंट खत्म हो गई, अंग्रेज गवर्नमेंट आ गई। तो 250 साल अंग्रेज गवर्नमेंट चली, अंग्रेज गवर्नमेंट खत्म हो गई, हमारी गवर्नमेंट आ गई। उनके कागजात कहाँ हैं? 54 में जो कानून बनाया गया, बनवाया गया, वो इस तरीके का था कि जिसकी सूरत ये बता रही है कि ये वक्त है, बस ये बनी हुई है। इस्तेमाल बता रहा है कि ये वक्त कोई कागज नहीं। कब्रिस्तान के अंदर दफन हो रहा है, मिसाल के तौर पर खानकाह बनी हुई है, उसकी सूरत बता रही है, उसके साथ जमीन है, अगरचे उसके कागजात नहीं है, 400, 500, 300 साल पहले के कागजात नहीं है, सूरत बदल। ये मस्जिद खड़ी हुई है, मस्जिद नबी अकबर के जमाने की मस्जिद है, कहाँ कागजात। तो महत्वपूर्ण सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर, और इस पर बहुत सारी याचिकाएं दायर की गई हैं, ये कहते हुए कि ये कानून संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है, असंवैधानिक है। उसकी संवैधानिकता की जांच का काम अब सुप्रीम कोर्ट का है। लोगों की निगाहें लगी हुई हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, क्योंकि जिस तरह से तमाम मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है इस कानून में, संवैधानिक प्रक्रिया के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सुनवाई बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है और लोगों की निगाहें लगी हुई हैं। और ये जो पेटिशनर्स हैं उनको उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में ये कानून निरस्त हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये उम्मीद है पूरी कि सुप्रीम कोर्ट में ये कानून निरस्त हो जाएगा, खारिज हो जाएगा, क्योंकि ये कानून जो है ये संविधान का उल्लंघन करता है। ये यही तर्क जो है समीर जी दिया गया है कि ये कानून जो है उल्लंघन करता है संविधान का। तो अब देखना ये है कि आज क्या फैसला आता है, लेकिन तमाम लोगों को उम्मीद यही है कि ये फैसला जो आएगा ये सरकार के लिए अच्छा
नहीं होगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। जी, सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा और ये निरस्त हो सकता है, इसकी संभावना जताई जा रही है। चूंकि जब ये याचिकाएं दाखिल की गई थी तब भी बहुत सारे वकील, जो सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, उन्होंने तो बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि इसमें कोई दम नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में ये ठहर नहीं पाएगा। अब ये देखना है कि उनके तर्कों में कितना दम है और जो पिटिशनर्स हैं, याचिकाकर्ता हैं, उनके तर्कों में कितना दम है। तो ये एक महत्वपूर्ण सुनवाई है। 2 बजे से इसकी सुनवाई शुरू होगी सुप्रीम कोर्ट में। डीबी लाइव पर आप लाइव देख सकते हैं उस सुनवाई को, और उस सुनवाई में क्या चल रहा है उस पर कमेंट्री, उसकी लाइव सुनवाई यहां पर आप डीबी लाइव के कार्यक्रम में देख सकते हैं। 2 बजे से आप फिर से एक बार जुड़िएगा। और अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। उसमें सबसे महत्वपूर्ण है पहलगाम हमले को लेकर। जम्मू कश्मीर में जो 22 अप्रैल को पहलगाम में हमला हुआ, आतंकियों ने 28 लोगों की जान ले ली, उसको लेकर सरकार अब तक क्या कार्रवाई कर रही है, ये मांग लगातार हो रही है। दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं के कुछ बयानों को लेकर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, उससे ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि सरकार से ये सवाल क्यों नहीं पूछा जा रहा है कि अब तक उस पर कर क्या रही है, विपक्षी नेताओं के बयानों को इतना तूल क्यों दिया जा रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आरजेडी के नेता मनोज झा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाया है कि अगर पुलवामा घटना की जांच ठीक से हो ही गई होती तो आज पहलगाम की घटना न होती। एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी सुनेंगे कि एक बार उन्होंने फिर भरोसा दिया है लोगों को, जिस तरह से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भरोसा दे चुके हैं कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी, और ये भरोसा लगातार दे रहे हैं। राजनाथ सिंह ने भी एक बार कहा है कि बहुत सख्त कार्रवाई होगी। क्या उन्होंने कहा है, लेकिन पहले सुनेंगे आरजेडी नेता मनोज झा क्या कह रहे हैं पहलगाम और पुलवामा को लेकर। उनका सीधे तौर पर कहना है कि पुलवामा की जांच अगर सही तरीके से हुई होती तो पहलगाम की घटना न होती। सुन लेते हैं मनोज झा को क्या कह रहे हैं। कहता हूं, हमने आज इस मीटिंग की शुरुआत की पहलगाम के लोगों को श्रद्धांजलि जिनकी मौत हुई। हम मधुबनी में जाकर चुनाव रैली नहीं कर रहे थे, हम उस तरह की बेशर्मी में नहीं जाते। हम तो आज तक सदन में पूछते रहे पुलवामा कैसे हुआ। अगर पुलवामा की रिपोर्ट आती तो पहलगाम नहीं होता। हमसे पूछोगे, अरे पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, और आपका ट्विटर हैंडल क्या कर रहा है हम नहीं देख रहे हैं। मतलब किसी की बयान के चेरी पिकिंग करके उत्पात मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। देश एक स्वर में सोचता है। हमारी राजनीतिक भिन्नताएं हैं, लेकिन इन मुद्दों पर हम नो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में रहते हैं। पुलवामा जवान खोए थे हमने, श्रद्धांजलि का देश ना बने कि फूलमाला पहनाई, आज इतिश्री हो गई ना। तो पुलवामा को लेकर हम भूल गए, और उसकी घटना अगर उसका हमने इतना संज्ञान लिया होता, जांच हुई होती, कार्रवाई हुई होती, तो फिर पहलगाम जैसी घटना ना होने पाती। और पुलवामा की घटना का ही नाम लेने पर अमलेंदु जी ये सवाल उठाए जाने लगते हैं बीजेपी के नेताओं की ओर से कि सेना पर सवाल उठाया जा रहा है, और तुरंत वो विपक्ष पर हमलावर हो जाते हैं। सवाल सेना पे नहीं, सवाल जो है वो सरकार पे उठाए जाते हैं, सेना पे नहीं उठाए जाते हैं। और सेना के पीछे बीजेपी छुपना चाहती है, सरकार पे भी नहीं, बीजेपी पे सवाल उठते हैं समझिए। और बीजेपी जो है वो सेना के पीछे छुपना चाहती है। तो बीजेपी सेना नहीं है, पहले तो ये समझना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। और सेना सरकार नहीं है, सरकार सेना नहीं है, सबके अपने अलग अलग काम है। जो सवाल उठे थे वो तो आपके जो खुद के बीजेपी के नेता हैं, और जो बीजेपी के ही जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे सतपाल मलिक, उन्होंने सवाल सबसे पहले सवाल उठाए थे पुलवामा को लेकर। तो सवाल में गवर्नर थे, वो गवर्नर थे, लेकिन फिर भी इस समय आप देखिए, जो मनोज झा सीधे सीधे बात नहीं कर रहे थे, लेकिन उनसे सवाल जो है वो उनके मुंह में डाला गया। उनके मुंह में सवाल डाला गया, तो जब सवाल डाला जाएगा तो विपक्ष खामोश थोड़ी ना रहेगा। मतलब आप अपने मीडिया को इस काम पर भी लगाएंगे कि आप विपक्ष के मुंह में डालकर सवाल भी निकलवाएं, और फिर आप ये चाहें कि विपक्ष आपके साथ भी खड़ा है। तो विपक्ष तो देश के साथ खड़ा है, लेकिन सवाल ये कि बीजेपी कब देश के साथ खड़ी होगी। विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि बीजेपी देश के साथ नहीं खड़ी है, विपक्ष देश के साथ खड़ा है। तो इसको लेकर काफी ज्यादा बहस चल रही है। इधर समीर जी, एक बड़ी घटना ये हुई है, आपको याद होगा कि जो एक विजय नरवाल जो शहीद हुए
नौसेना के अधिकारी थे इस घटना में, पहलगाम वाली घटना में। उनकी पत्नी है हिमांशी नरवाल, जो कि नवविवाहिता हैं, और उन्होंने ये कहा कि इस घटना को आप हिंदू मुसलमान से या कश्मीर वर्सेस रेस्ट देश जो है उससे मत जोड़िए। आतंकवादियों का काम था, उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन इसके जरिए देश का माहौल खराब नहीं किया जाए। इतना कहने के बाद सोशल मीडिया पर बाढ़ आ गई हिमांशी नरवाल के प्रति अब शब्दों का इस्तेमाल करते हुए, और वो जो लोग कर रहे हैं टिप्पणियां समीर जी, वो सब बीजेपी के समर्थक समझे जाते हैं। और अगर नहीं है तो बीजेपी को खुलकर इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। लेकिन बीजेपी तो नहीं, लेकिन जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसने इसका संज्ञान लिया है और ये कहा है कि हम किसी भी तरह की इसमें जो है उनकी पत्नी के खिलाफ जो चल रहा है सोशल मीडिया पर निशाना बनाया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और उसे ट्रोल करना किसी भी रूप में स्वीकार नहीं है। जी देशरे, ये महिला आयोग ने हालांकि संज्ञान भी बहुत देर से लिया है, अमलेंदु जी, लगातार देर से लिया है और ये सहनीय नहीं है ये तो कहा है, लेकिन इस पर कार्रवाई क्या होगी? जी हाँ, जब वो कार्रवाई क्या कर रही, वो किस तरह से संज्ञान ले रही है? जो महिला आयोग ने ट्वीट किया है, आपको हम पढ़ के सुना देते हैं कि उनके विनय नरवाल की पत्नी को लेकर कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में देश के अनेक नागरिकों की हत्या कर दी गई थी। इस हमले में अन्य लोगों के साथ लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी से उनका धर्म पूछकर उन्हें गोली मार दी गई थी। इस आतंकी हमले से पूरा देश आहत और क्रोधित है। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी की मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी सुश्री हिमांशी नरवाल जी को उनके एक बयान के संदर्भ में सोशल मीडिया पर जिस प्रकार से निशाना बनाया जा रहा है वह अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी महिला की वैचारिक अभिव्यक्ति या निजी जीवन को आधार बनाकर उसे ट्रोल करना किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। किसी भी प्रकार की सहमति या असहमति को सदैव शालीनता और संवैधानिक मर्यादाओं के भीतर व्यक्त किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग प्रत्येक महिला की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये राष्ट्रीय महिला आयोग का एक बयान है जो हिमांशी नरवाल के खिलाफ जिस तरह से लोग जहर उगल रहे हैं, आपत्तिजनक, बहुत ही अभद्र भाषा में लिख रहे हैं, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं अमलेंदु जी कि आखिर ये केवल इस बयान से काम चलेगा या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं होगा तो वो फिर ऐसे ही करेंगे और फिर महिला आयोग का ऐसे एक बयान आएगा और शांत हो जाएंगे। उन्होंने कहा था, हिमांशी नरवाल ने सीधे तौर पर यह कहा था कि उस घटना को किसी भी तरह से कश्मीरियों से जोड़कर या फिर मुसलमानों से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आतंकी घटना है, आतंकी हमला है, उसमें लोगों को मारा गया, यही एक बयान था। यानी लोग ये सोच रहे हैं कि जिस तरह से कुछ लोग उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वही दूसरे लोग भी करें, पीड़ित लोग भी वही बात कहें जो कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। ये बड़ी हैरानी की बात है। हाँ, बिल्कुल हैरानी की बात है समीर जी, और ये एक तरीके से थोपने की कोशिश की जा रही है। और एक घटना और हुई समीर जी, और वो हुई जो नैनीताल में। और नैनीताल में जो एक घटना हुई और उसमें एक अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति जो था उसने एक छोटी बच्ची के साथ गलत काम किया और उसको लेकर आक्रोश था। तो ठीक है, आक्रोश समझ में आता है लोगों का, लेकिन वो उस घटना को भी हिंदू मुसलमान करने की कोशिश की गई। और एक महिला जो थी शैला नेगी नाम की, वो बीच में कूदी और उन्होंने लोगों को रोका और कहा कि आप एक घटना को लेकर आप इसको दो समुदायों के बीच क्यों कर रहे हैं इस तरीके से। और नैनीताल की कभी इस तरीके की वो मतलब फिजा नहीं रही कि इस तरीके का यहाँ किया जाए। जिसने किया है उसके खिलाफ आप दोषी होने चाहिए। और इसको लेकर वहाँ जो नगर निगम था उसने वहाँ उसका नोटिस चस्पा कर दिया उस आरोपी के घर को गिराने के लिए। वो हाईकोर्ट पहुँचा, वहाँ हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की समीर जी कि पुलिस को फटकारा बहुत ज़बरदस्त तरीके से, कहा कि आपने माहौल कैसे बिगड़ने दिया वहाँ पे, और आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया है। आपने 3 दिन का नोटिस देकर उसे घर पर चस्पा कर दिया। तो एक तो उस पर डेवल्यूशन पर रोक लगाई। दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत टिप्पणी की, उसने कहा कि आपने उस शहीद की पत्नी हिमांशी नरवाल का वक्तव्य पढ़ा है क्या? ये तो यानी किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं देश के अंदर, और किस तरीके से जिस समय देश को एकजुट होने की आवश्यकता है, एक तबका जो है वो देश के अंदर ही गृह युद्ध भड़काने पर लगा हुआ है। इस तरीके की चीज़ों को सांप्रदायिक आधार पर तोलकर और सांप्रदायिक आधार पर विभाजन पैदा करके अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, बिल्कुल एक खपच्चे जो है, बिल्कुल मरगिल्ला सा, वो हाथ में लाठी लिए हुए और जो है वो लोगों को मार रहा है कि साहब बोलो तुम नाम क्या है, नाम पूछकर। मतलब खुद उसके एक चांटा लग जाए तो जमीन पर गिर पड़ेगा, लेकिन वो चूंकि जय श्री राम बोल के और नाम पूछ के लाठी चला रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है समीर जी। बिल्कुल इस तरह की तमाम घटनाएं वायरल हो रही हैं, लेकिन हो रही हैं लगातार और उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की
बात यह है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सरकार से अगर सवाल पूछ लिया जा रहा है कि 13 दिन 14 दिन हो गए हैं, 2 हफ्ते हो गए हैं, क्या हुआ पहलगाम की घटना को लेकर? 28 लोगों की, पर्यटकों की जान चली गई, निर्दोष लोगों की जो वहां घूमने टहलने गए थे उनको मार दिया गया, उसके खिलाफ सरकार क्या कर रही है? तो अभी तक एक भी आतंकवादी पकड़ में नहीं आए हैं। और अगर यह सवाल पूछा जाता है, चाहे वो मीडिया हाउसेज हो, चाहे कोई व्यक्तिगत तौर पर हो, तो उनके खिलाफ FIR दर्ज हो जाती है, उनके चैनल बंद कर दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट कितना भी फटकारता रहे लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस तरह से विद्वेषपूर्ण बातें करने वाले लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। बड़ी हैरानी की बात है, राष्ट्रीय महिला आयोग का भी ये जो ट्वीट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें भी किसी तरह की कार्रवाई की कोई बात नहीं कही गई है, बस केवल कहा, जिसको सामान्य भाषा में कहते हैं कि ज्ञान दिया गया है। हाँ, बस ज्ञान दिया गया है। और ये मतलब ये बताने की कोशिश की गई है कि राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो जिंदा है, ये बताने की कोशिश की गई। चूंकि ये सवाल उठ रहे थे कि मुर्शिदाबाद तो तुरंत पहुंच गई थी टीम, और यहाँ इस तरीके से चाहे वो हिमांशी नरवाल हो, चाहे शैला नेगी हो, और चाहे वो शोम द्विवेदी उनकी पत्नी ऐशन्या, उनके खिलाफ भी, मतलब ये लोग किसके सगे हैं समीर जी? सवाल ये उठता है। तो ये अब तो इस पे जो है, अब वो चूंकि राष्ट्रीय महिला आयोग पर सवाल उठे तो एक इतिश्री कर ली गई कि हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन स्वीकार कैसे नहीं करेंगे? जिन लोगों ने टिप्पणी की उनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, ये सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, क्या कार्रवाई होगी? और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिन्होंने इतनी बड़ी पूरे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको चुनौती दे दी, उन आतंकवादियों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? आश्वासन लगातार मिल रहे हैं, भारी भरकम शब्दों के साथ मिल रहे हैं, वीर रस्म दिए जा रहे हैं। एक बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आश्वासन दिया है, सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। लगभग वही बात वो भी दोहरा रहे हैं जो उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहरा चुके हैं और गृह मंत्री अमित शाह। राजनाथ सिंह को सुनते हैं क्या कहा है उन्होंने और किस तरह से भरोसा दिलाया है कि बहुत सख्त कार्रवाई होने वाली है। और आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। लोग क्या चाहते हैं और उस आधार पर ये वहाँ की जो रणनीति है वो तय हो रही है। ये पता नहीं राजनाथ सिंह जी को कैसे मालूम है कि लोग यही चाहते हैं और वही कार्रवाई होगी। हालांकि सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि सरकार कर क्या रही है, लेकिन ये भी एक बड़ी अजीबोगरीब बात है कि देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि जैसा आप चाहते हैं वैसी कार्रवाई होगी। हाँ, अब इसका मतलब क्या है समीर जी? जैसा चाहते हैं आप पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए आवाज़ उठ रही है, तो क्या अब राष्ट्रीय महत्व के विषय, और अगर मान लीजिए कि ये सबक सिखाने से मतलब इनका युद्ध से है, वो तो इन जनसभाओं में पूछ के तय किया जाएगा, हाथ खड़ा करके। हाँ, तो हाथ खड़ा करके पूछ के तय किया जाएगा। मतलब ये अब ये राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा नहीं है। हाँ। ये राष्ट्रीय सुरक्षा पे खतरा नहीं है कि आप जनता से हाथ उठवा कर पूछें कि जो आप चाहते हैं वो किया जाएगा। अगर वहाँ से आवाज़ें आने लग जाएं कि साहब युद्ध कीजिए, हमला कीजिए, तो क्या ये वहाँ से परमिशन लेके किया जाएगा? तो ये मतलब सरकार को जो गंभीरता दिखाई देनी चाहिए, सरकार में बैठे हुए लोगों को जो गंभीरता दिखानी चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रही है। विपक्ष इसी को लेकर सवाल उठा रहा है कि सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं वो गंभीर दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, वो रविंद्र रैना जो बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, वो रील बना रहे हैं सुरक्षा गार्ड को लेकर बर्फ में खेलते हुए। अब इसको काफ़ी लेकर जो है काफ़ी आपत्तियाँ उठ रही हैं कि भाई देश के अंदर क्या चल रहा है, आप वहाँ रील बनाने में व्यस्त हैं। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो आरोप लग रहे हैं। तो अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि आखिर सरकार को जो समर्थन दिया है विपक्ष ने कि आपको जो करना है कीजिए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने साफ तौर पे कहा कि सरकार को जो निर्णय लेना हम लेंगे। कल प्रियंका गांधी से भी वायनाड में सवाल पूछा गया कि इस पर आपको क्या उनका कि हमारा स्पष्ट आ चुका है और वही लाइन है, पार्टी उस लाइन से नहीं हटेगी, सरकार को जो करना करे। तो जब विपक्ष आपके साथ खड़ा हुआ है, पूरा देश आपके साथ खड़ा हुआ है, तो कम से कम सरकार में बैठे हुए लोग जो हैं, सत्तारूढ़ दल के लोग जो हैं, उनको एक जिम्मेदारी
का परिचय देना चाहिए। जी बिल्कुल, जिम्मेदारी का परिचय देना चाहिए, लेकिन अभी तक, और हालांकि ये बात पूछी जा रही है कि विपक्ष तो साथ में खड़ा है, किसी भी कार्रवाई के लिए वो सरकार के साथ में है, लेकिन सरकार कार्रवाई करे तो, ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। और यही बात कही है मनोज झा ने भी, जो कह रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की कार्यशैली से सभी लोग परिचित हैं, लेकिन कार्यशैली कौन सी, 2014 के बाद वाली या 2014 के पहले वाली, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर कार्यशैली उनकी 2014 के पहले वाली थी तो अब तक कुछ नतीजा उसका निकल सकता था, क्योंकि तब वो बहुत सारी चीजें बताते थे कि कैसे देश की डिप्लोमेसी तय होती है, कैसे देश की जो बाह्य सीमाएं हैं वो सुरक्षित रखी जाती हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से यहाँ कई आतंकवादी हमले हुए और उस पर जो कार्रवाइयां हुई, उसको लेकर जो कार्यशैली है, उन दोनों में तालमेल कहीं दिखता नहीं है। तो ये सवाल भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि किस कार्यशैली की बात कर रहे हैं, क्योंकि लगातार विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी के जो पुराने वीडियो हैं, उनके पुराने वक्तव्य हैं, उनके पुराने कुछ इंटरव्यूज के क्लिप्स हैं, वो भी दिखा रहा है, शेयर कर रहा है कि आतंकवादी हमले पर किस तरीके से उनके बयान तब हुआ करते थे। हाँ, अब उस तरीके के बयान भी नहीं आ रहे, तो अच्छी बात, बयान नहीं आ रहे, गंभीरता का परिचय दिया जा रहा है, बयान नहीं आ रहे, लेकिन सार्वजनिक तौर पर जनता से पूछना कि आप जो चाहते हैं वो होगा, ये भी एक गंभीरता का परिचय नहीं है। जी हाँ। और राजनाथ सिंह तो कम से कम इस सरकार में ऐसे व्यक्ति समझे जाते हैं जो गंभीरता से बातें करते हैं। अभी तक तो ऐसा ही रहा है कि गंभीरता से बातें करते हैं, हालांकि वो भी चूंकि बीजेपी के सदस्य हैं तो बातें तो बीजेपी वाले ही करेंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा संयम दिखाने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर वो भी इस तरीके की बातें करेंगे तो निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है। समीर जी बिल्कुल, सवाल उठना लाजमी है और इस पर सवाल उठ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। विपक्ष कह चुका है कि वो सरकार के साथ है और पहलगाम के आतंकवादियों को, जिन्होंने उस घटना के लिए जिन्होंने षड्यंत्र रचा, उन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, लेकिन अब तक कोई कड़ी कार्रवाई होती दिख नहीं रही है। सिंधु नदी के बाद अब चिनाब नदी के भी पानी को रोका जा रहा है। इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इन सख्तियों से सीधे तौर पर किसको क्या सबक सिखाया जा रहा है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सब के बीच आज महत्वपूर्ण सुनवाई हो रही है सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को, जिसके खिलाफ कई याचिकाएं दायर की गई हैं। वक्फ संशोधन कानून की संवैधानिकता पर सवाल उठाए गए हैं। देखना है सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। 2 बजे आप फिर से जुड़िएगा इस लाइव कार्यक्रम में, और इसमें बताया आपको जो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई है उसके बारे में आपको अपडेट दिया जाएगा। उस पूरी प्रोसीडिंग को आपको बताने तक, आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या पक्ष और विपक्ष की ओर से क्या तर्क दिए जा रहे हैं, क्या बहस चल रही है, और अगर फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का तो वो भी बताया जाएगा। तो आप बने रहिए, एक बार फिर से आप जुड़िए 2 बजे। और फिलहाल इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।